हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का विषय अक्सर देश की वर्तमान आजादी को ही ध्यान में रख करके बनाया है। लेकिन याद करिए, ये जनजातीय समाज ने कौन सा ऐसा कालखंड रहा है जब उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो? कौन सा ऐसा कालखंड रहा हो? मुझे लगता है जब भी इस देश के सामने, भारत की सनातन धर्म के सामने कोई चुनौती आई है, तो भारत का जनजातीय समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ। अगर हम गिनाना शुरू कर देंगे, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, 12 वर्ष उनके कुशलतापूर्वक संपन्न हुए और अंतिम वर्ष में जब वह चित्रकूट से पंचवटी की तरफ, दंडकारण्य की तरफ जाते जाते पंचवटी तक पहुंच गए और माता सीता का अपहरण हो जाता है। उस समय भगवान राम के साथ न अयोध्या की सेना थी, न जनकपुर की सेना थी। और सेना थी तो भारत की इस जनजातीय समुदाय से जुड़ी भी वही लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। और वह भी कहां, जो भारत की शेष भूमि से योजन दूर, कई सौ योजन दूर श्रीलंका के बीच में वो युद्ध लड़ा गया था। याद करिए, भारत की जनता आज भी उस व्यवस्था को उसी गरिमा के साथ, उसी गौरव के साथ और उसी कृतज्ञता के भाव के साथ सम्मान देती है। भगवान कृष्ण के साथ उनके पूरे अभियान में कौन लोग थे? और दूर मत जाइए, मध्यकालीन भारत का इतिहास उठा करके देखिए। हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप को युद्ध के उपरांत जो परिणाम सामने आए थे, उन्हें जंगलों की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। उस समय कौन लोग महाराणा प्रताप के साथ में थे? भील थे, मीना थे, वहां का जनजातीय समुदाय था। और महाराणा प्रताप को बचाने के लिए, सेना के संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए इन सब ने वहां पर उनका योगदान दिया। और परिणाम क्या था कि कुछ वर्षों तक महाराणा प्रताप को अरावली की जंगलों में इधर उधर भटकना पड़ा था। लेकिन फिर से अपनी सेना इकट्ठी करके उन्होंने उस समय अकबर के द्वारा जीते गए सभी दुर्ग और किले वापस लेकर के फिर से भारत के गौरव की स्थापना करने का काम उस कालखंड में किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कौन लोग योगदान दे रहे थे? यही समुदाय दे रहा था, यही समुदाय दे रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तत्परता के साथ उस कालखंड में उस समय के सबसे बर्बर और इतिहास के सबसे बर्बर शासक के खिलाफ लड़ रहे थे, उस समय उनका सहयोग करने के लिए भी जनजातीय समुदाय बढ़ चढ़ करके सामने आया था। और परिणाम यही था कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने में छत्रपति शिवाजी महाराज को भी सफलता प्राप्त हुई थी। हम माता भूमि और पुत्रोहम पृथिव्या की बात करते हैं, लेकिन हमें किसी अच्छे पेड़ को अपने स्वार्थ के लिए काटने में कोई संकोच नहीं होता। धरती माता के लिए अगर कहीं पे कोई तालाब बनाया गया होता है तो हम उसमें कूड़ा फेंकने में कोई संकोच नहीं करते, कोई संकोच नहीं करते। किसी तालाब की भूमि पर कब्जा करने में भी हम कोई संकोच नहीं करते। नदी के कैचमेंट एरिया में कब्जा करने में हमें संकोच नहीं होता, भले ही हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।
लेकिन अगर व्यवहारिक रूप देखना है, धरती माता के प्रति इस दायित्व का निर्वहन अगर किसी ने किया है, प्रकृति की पूजा को अगर किसी ने महत्व दिया है, तो वह जनजातीय समुदाय ने दिया है और बड़ी प्रखरता के साथ किया है। बड़े प्रभावी तरीके से उन्हें सम्मानित किया है। यानी वेदों को अपने जीवन में उन्होंने अंगीकार किया। और भारत में हमारी भारत के सनातन धर्म की परंपरा में कहीं नहीं लिखा है कि जो मंदिर जाएगा वही हिंदू है। कहीं नहीं लिखा है कि जो व्यक्ति पूजा करेगा वही मंदिर है। जो व्यक्ति अमुक ग्रंथ को मानेगा वही हिंदू है। जो मानेगा वह भी है, जो नहीं मानेगा वह भी है। हमने चारवाक को भी ऋषि माना है। हमने भगवान बुद्ध को भी अपना एक अवतार के रूप में सम्मान दिया है। हमारे यहां संकल्प लिया जाता है तो बुद्ध को हमने विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता दी है। हमने जैन परंपरा को भी उतना ही सम्मान दिया है, भले ही कोई वेद को माने न माने। फिर प्रश्न जनजातीय समुदाय के लिए क्यों खड़ा होता है? जनजातीय समुदाय भारत का आदि समुदाय है। भारत की परंपरा में रसा बसा हुआ समुदाय है, जिसने भारत की सनातन परंपरा को सदैव एक नई मजबूती प्रदान की है। याद करना, वेदों की ऋचाएं किसी राजमहल के अंदर नहीं, किसी जंगल के नीचे, जैसे यहां पर आपने बाहर क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, इसी प्रकार के एक सुरम्य वातावरण में ये सभी लिखी गई हैं। और हमारा हर प्राचीन ग्रंथ अपने यहां एक पक्ष अरण्य कांड का भी रखता है। याद करना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में 15 नवंबर की तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए जो प्रेरणा दी, उसके पीछे का भाव यही है, एक संवाद हो, एक डायलॉग हो हमारे स्तर पर। हम भी जाएं उनके बीच, हम जनजातीय समुदाय के लोगों को बुलाएं अपने बीच, वे आकर के देखें इन कार्यक्रमों को और उनके मन में भी एक नई प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा हो। और इसी भाव को आगे बढ़ाने के लिए जब प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने कहा जितनी सुविधाएं इनको मिल रही तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन इन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने का एक दायित्व हमें उठाना चाहिए। यानी इनको हर प्रकार की सुविधाओं से पूरी तरह युक्त करने का काम होना चाहिए। जहां इनके गांव को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला है, हम उन्हें राजस्व गांव का दर्जा दें। आप आश्चर्य करेंगे, 1947 से लेकर 2017 तक दर्जनों ऐसे गांव थे जहां लोग तो रह रहे थे लेकिन उनको वोटिंग राइट नहीं थी, उनको राशन कार्ड नहीं मिलता था, उनको पेंशन की सुविधा नहीं मिलती थी, उन्हें कोई भी अन्य सुविधा नहीं मिलती थी। पेयजल के लिए तालाब का पानी पीते थे। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा नहीं, पहले इनके राशन कार्ड बनाओ, इनको जमीन के पट्टे स्वीकृत कराओ, इनके लिए आवास की स्कीम लागू करो। पूरे गांव के गांव में, कोई उन गांवों में पहले पक्का मकान नहीं बना सकता, झोपड़ी में रहता था। वन विभाग के लोग और पुलिस के लोग वहां जाके शोषण करते थे, पैसे वसूली करते थे। आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचा करके मकान सबके लिए अनिवार्य, जमीन के पट्टे सबके लिए अनिवार्य, पेंशन की सुविधा पात्रता के अनुसार सबके लिए अनिवार्य, ये सभी सुविधाओं से इन्हें युक्त करने का काम किया। आपके सोनभद्र में, मिर्जापुर में, चंदौली में गौड़ जाति हो, बुक्सा हो, चेरो हो, जितने भी ये जनजातियां हैं, इन सभी को हम लोगों ने इन सभी सुविधाओं से आच्छादित करने का काम किया। नेपाल की तराई में आपके मुसहर है, आपका थारू है, बुंदेलखंड में सहरिया है, बिजनौर में बुक्सा है। इन सबको हम लोगों ने उन योजनाओं से पूरी तरह सिचुएट करने का काम किया और उन कार्यक्रमों के साथ चल रहे हैं। 3 वर्ष पहले की एक घटना है, एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई। तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है
इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा। पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला। आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो किस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता को भी और सुदृढ़ हम बनाने में मदद कर सकते हैं। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं कि हो जाए। या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं।